हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 1 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो है वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड आर्टिकल, दूसरा है इंडिया फ्रांस रिलेशन और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे कॉपरेशन से रिलेटेड, ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने सर्विस एंड फोर्सेस कि पुलिस में कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिस अपने बर्डन को या फिर आप कह सकते हैं कि एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकती है सर्विसेज को डिलीवर करने में। और लास्ट आर्टिकल है द चॉइस नॉट टू रिजेक्ट। इसमें मराठी दलित राइटर ने सरस्वती अवार्ड को रिजेक्ट ना करके एक्सेप्ट किया है, तो उसको लेकर के क्या यहाँ पर आइडियाज़ बताए जा रहे हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आप डिटेल में देखते हैं एक एक। फर्स्ट आर्टिकल है लोकेशन नो बार। देखो, ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स कर दी है जुलाई 31 की वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है जो कि अगस्त 2019 से आ गई थी, इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि अभी तक केवल 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अभी भी 4 ऐसी यूटी स्टेट्स हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हैं। तो ऐसे में माइग्रेंट क्राइसिस जब आया था, जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो उस टाइम पर एक सवाल उठने लग गया था कि कैसे आप इन माइग्रेंट्स की वेलफेयर इंश्योर कर पाओगे, जहां पर 2.8 करोड़ माइग्रेंट जो थे वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल हो गए थे। उनकी मजबूरी बन गई थी कि कैसे भी करके आप उनकी वेलफेयर इंश्योर करो, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो तो छिन गई थी लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन लग गया था तो कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं थी। लेबर्स को अपनी लाइवलीहुड जहाँ से अर्न कर रहे थे, जैसे कि जो डेवलप्ड स्टेट है, एडवांस स्टेट्स है, जहाँ पे वो काम करने आते हैं, वहाँ से वो रिवर्ट हो गए थे अपने गाँवों की तरफ। तो अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन देखो उन हाउस होल्ड्स की ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसमें मेन जो फोकस किया जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड पे, वो है माइग्रेंट लेबर्स की। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का मतलब, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, कि पूरे देश में एक राशन कार्ड, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम कर सके, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर फूड ग्रेन अवेल होता है माइग्रेंट जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं एनएफएसए एक्ट के तहत, तो उनको थ्रू आउट कंट्री फ़ायदा उठाने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से स्टेट्स को ये सही तरीके से रिमाइंड कराया है कि अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की। सिटीजन्स को उनको उनकी ज़िंदगी जीने का जो अधिकार है आप वो प्रोवाइड करो, और वेलफेयर स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो चाहे कहीं पर भी हों उनको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जो माइग्रेट करके जाते हैं अपने स्टेट्स को छोड़ करके, उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो इसमें एक चीज़ क्या आती है कि सिटीजन जिसने अपना राशन कार्ड कहीं से बनवाया है, तो उसके आसपास की जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ से तो वो अभी भी मतलब करंट सिचुएशन में ले सकता है फूड ग्रेन। पर अगर वो अपने गांव को या फिर जहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन कराया राशन कार्ड का, वहाँ से छोड़ करके अगर वो सिटीज़ की तरफ चला जाए, तो उस केस में वहाँ पर उनका जो एंटाइटलमेंट है, जितना भी वो फूड ग्रेन लेना चाह रहे हैं, जितने भी भाव पे 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज, तो वो दूसरे स्टेट में जहां पर वो जा रहा है वहां पर भी उनको अवेल हो। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पीछे। माइग्रेंट वर्कर्स की बात है तो देखो, ये बीपीएल फैमिलीज हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वल्नरेबल सेक्शंस में से एक है। ठीक है, तो ऐसे में इनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अगर मिलता है तो वो ठीक बात है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो अभी तक ऑल ओवर इंडिया 5.4 लाख फेयर प्राइस शॉप्स अवेलेबल हैं, और इन 5.4 लाख फेयर प्राइस शॉप्स से कहीं पर भी जाकर के एक इंडिविजुअल जिसके पास में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो बेनिफिशियरी है और उसके पास में राशन कार्ड है, तो वो जाकर के वहाँ से सब्सिडाइज रेट के ऊपर फूड ग्रेन ले सकता है। तो ऐसे में लोकेशन अब कोई बैरियर नहीं होगा, मतलब कि जहाँ से राशन कार्ड रजिस्टर हुआ है वहाँ के आसपास की जो फेयर प्राइस है वहीं तक बाउंडेड नहीं है उसकी वेलफेयर अप्रोच। अब वो वेलफेयर अपनी कहीं से भी अवेल कर सकता है। अब सवाल यह आ जाता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशंस है, पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना है, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इस तरीके के शिफ्ट के लिए एक आर्किटेक्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए कि कोई भी माइग्रेंट अगर बिहार से महाराष्ट्र जाता है और वहाँ पर अगर वो कोई भी परचेज करना चाह रहा है, तो ऐसे में उसको वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आए कि आपका डेटा ही हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा था कल, एक तो IMPDS जो काम करता है इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए,
जो एक्सप्लेन पेज पे जो आर्टिकल था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पूरा डिटेल में बताया था। तो ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। पर अभी भी क्या देखें, अभी भी हम कहीं ना कहीं लिटिल प्रोग्रेस कर पाए हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। ये पेनिट्रेशन अच्छे से होना चाहिए। कोर्ट ने ट्यूसडे को ये चीज़ बिल्कुल कही है कि सेंटर जो है वो डिले कर रहा है इस तरीके के पोर्टल्स को स्टैब्लिश करने में। अच्छा, अब ये माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने नेटिव स्टेट्स को छोड़ करके दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं, तो इनकी वेलफेयर इंश्योर करने की ड्यूटी सरकारों की बनती है। अब सरकारों के पास में जो ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि जो लेबर है, माइग्रेंट लेबर्स, इनके बारे में अपडेट लेने के लिए लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल डेवलप करने की बात की थी। बहुत दिनों पहले से ये पहल चल रही है, महीने हो गए, दिन क्या, कुछ बहुत महीनों पहले। तो वो पोर्टल अभी तक भी डेवलप नहीं हो पाया, जिससे क्या होगा कि जो भी माइग्रेंट अपने गांव को छोड़ करके जा रहा है उस पोर्टल में अपडेट कर देगा कि हाँ जी मैं इस जगह से आया हूँ और अभी यहाँ पर हूँ। अब इस पोर्टल पे अपडेट मिल जाएगा, तो इस पोर्टल की हेल्प से ही ये जो कहते हैं ना फेयर प्राइस शॉप्स, इनको एक्सेसिबिलिटी रहेगी कि हाँ जी ये यहाँ से आया है, यहाँ पर ये आ गया और अभी तक इसके राशन कार्ड से इतना राशन उठा लिया गया है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि वो फिर बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर भी थ्रू आउट इंडिया खरीद पाएगा सब्सिडाइज रेट के ऊपर फूड ग्रेन। तो एक तो प्रोग्रेस जो है वो कम है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट की अगर बात करें, जो पोर्टल बनना चाहिए वेब पोर्टल। दूसरा इशू क्या है कि फूड ग्रेन एलोकेशन की बात करें तो ऐसे में माइग्रेशन फिक्स तो है नहीं कि हाँ जी बिहार से उठ करके वो इंडिविजुअल काम करने के लिए महाराष्ट्र ही जाएगा, वो गुजरात भी तो जा सकता है। तो ऐसे में दोनों स्टेट्स के पास में वहाँ पर वेरिएशन आएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीजनल फ्लक्चुएशन भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स ये इंश्योर होना ज़रूरी है। इसमें देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें कि एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके, स्टॉक मैनेजमेंट किया जा सके। इससे क्या होगा कि मान लो गुजरात के अंदर अब की बार ज़्यादा लेबर लोड है, माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है गुजरात की तरफ, तो वहाँ पर कमी ना आए, और महाराष्ट्र में अब की बार कम है तो वहाँ पर एक्सेस में फूड ग्रेन ना पड़ा रहे। नहीं तो पता पड़ेगा कि गुजरात में तो भूखे मर रहे हैं माइग्रेंट्स और यहाँ महाराष्ट्र में फूड ग्रेन खराब हो रहा है। तो ऐसे में स्टॉक मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड जो है वो ये कि जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं, जितना भी माइग्रेंट्स को जो भाव के ऊपर फूड ग्रेन मिलना चाहिए उनकी बात करें तो उनको फुल एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट को छोड़ करके वो गए तो दूसरे स्टेट्स में जाकर के फिर उनको मना करना शुरू कर दिया। पॉइंट यहां पर ही आ जाता है कि बिहार से उठ के जाने वाले इंडिविजुअल को तमिलनाडु में कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके स्टेट ने आपका खर्चा नहीं उठाया। तो ये चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो नेटिव स्टेट है जहां से वो उठ करके गए हैं, तो उन स्टेट्स के द्वारा अगर कॉस्ट बेयर नहीं की जाती है तो उसके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उनको फुल बेनिफिट की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे। इसमें देखो एक इंटीग्रेटेड मैनर में रेगुलर अपडेशन होना ज़रूरी है एक डायनेमिक सिस्टम की, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। चौथा अगर पॉइंट देखें तो लगभग 5.5 लाख के लगभग फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अब यहाँ पर दिल्ली जैसी सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है, जहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। इसमें देखो राशन कार्ड के साथ में आधार कार्ड को सीडिंग करनी होती है, ज्वाइन करना होता है, तो उससे क्या हो जाता है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे अंगूठा या फिर कोई भी जो आपकी आंखें हैं, बेनिफिशियरीज की आइरिस स्कैन है या फिंगरप्रिंट है, वो लेकर के पता पड़ जाता है कि हाँ ये बंदा, इसका ये आइडेंटिटी है, ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर आया है। तो वो चीज़ ट्रेस करने के लिए EPOS का इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। और दिल्ली जैसी जगहों पर भी अभी तक फेयर प्राइस शॉप्स में आप देखोगे बहुत कम एरिया ऐसा है जहाँ पर EPOS इंस्टॉल्ड है, तो इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। पांचवा, यहाँ पर एक इशू ये आता है कि जो हाउस होल्ड के मेंबर्स हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको, हमारा जो न्यूज़ डिस्कशन वाला सेक्शन था कि एक राशन कार्ड में पूरी फैमिली एनरोल होती है, तो वो एनरोलमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि डिटेल्ड अगर इन्फॉर्मेशन पूरी फैमिली की नहीं है तो फिर बाद में बेनिफिट्स आप अच्छे से नहीं उठा पाओगे। दूसरा, राशन कार्ड की अगर सीडिंग आधार के साथ में नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर बाद में मुश्किलें बढ़ जाती है कि वो बायोमेट्रिक जो स्कैनिंग हो सकती है जिससे आसानी से जो भी बेनिफिशियरी उसके बारे में पता पड़ जाए, तो वो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाती है।
अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का जो काम है ना, वो केवल और केवल होम स्टेट में हो सकता है जहां पर राशन कार्ड बनाया गया है। फिर देखो बात आ जाती है कि स्टेट्स को इस चीज के लिए कैसे एनकरेज किया जाए। तो इस आर्किटेक्चर की तरफ शिफ्ट करने के लिए, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप 4 कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर दो। उनमें से एक कंडीशन थी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो इसको इंप्लीमेंट करते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो भी स्टेट यूटीज इसको इंप्लीमेंट कर देंगे उनको हम एडिशनल बोरोइंग में हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि टोटल जो अभी तक आप अपनी स्टेट की जीडीपी की 3% तक आप बोरोइंग कर सकते हो, तो अब आप इन 4 कंडीशंस में, जिनमें से एक थी वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आप 5% तक उधार ले सकते हो मार्केट से। और उस 5% में जो 1% है वो कंडीशनल था। वो क्या था कि ये 4 कंडीशंस इंप्लीमेंट की जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था एक रिफॉर्म, एक आपका ये वन नेशन वन राशन कार्ड था, और 2 और रिफॉर्म्स थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो दूसरे और कौन से रिफॉर्म्स थे, मैंने आपको नोट भी करवाया था वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप जो भी स्टेट इनको परफॉर्म करता हुआ दिखता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके से एनकरेज करने के लिए रेडी है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेजर है जिसको जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होने की ज़रूरत है। माइग्रेंट क्राइसिस की बात करें तो पिछले साल इस जो इनकी जो प्रिकेरियस इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें कि वाकई में ये लोग बहुत दुखी या बहुत ज़्यादा परेशानी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको एक बार हाईलाइट तो किया एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट की, जहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो उनको उनके बेनिफिशियरीज तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमारे यहाँ पर डीपीएस भी अवेलेबल है जो कि वेलफेयर स्टेट को एनविसाज करता है। तो वो चीज़, जस्टिस की बात भी आप करते हो प्रीएम्बल में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो नए फ्रेमवर्क की तरफ जाना है तो ये अपने आप को स्ट्रेंथन करने वाली है। और सोशल सिक्योरिटी नेट्स में जो कि आप देख सकते हो, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड में अभी तो रोटी की व्यवस्था हो रही है, फिर धीरे धीरे और व्यवस्थाएं भी होना शुरू हो जाएगी। इसका बहुत लंबा एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। तो जितनी भी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, उसको देखो पेंडेमिक ने एक बार एक्सपोज किया है, उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ मल्टीलैटरल फोर्स फॉर गुड। इस आर्टिकल को देखो लिखा है इमैनुअल लेनाइन ने। ये फ्रांस के एम्बेसडर हैं यहाँ इंडिया में। तो देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया और फ्रांस की बात करें तो ये केवल और केवल पेरिस और दिल्ली में ही नहीं, मतलब एक तरीके से बातचीत होती है इस पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे। फ्रांस और इंडिया की बात करें तो इन दोनों के बीच में न्यूयॉर्क में भी एंगेजमेंट है। न्यूयॉर्क का मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात हो रही है यहाँ पर। और यूएनओ की एक इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज आप देख सकते हो इंडिया तो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, जबकि फ्रांस P5 में से एक कंट्री है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था तो उसमें फ्रांस एक विनर्स की तरफ से था। तो ऐसे में परमानेंट 5 के अंदर फ्रांस है। और इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप आप देखो तो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, स्ट्रेंथन होती चली जा रही है। तो अभी दोनों कंट्रीज साइड बाई साइड बैठ रहे हैं, जिसमें अभी जो ये समर चल रहा है जिसमें फ्रांस और इंडिया बैक टू बैक चेयर करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें जुलाई और अगस्त की बात मेनली की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जुलाई और अगस्त में दोनों के दोनों वहाँ पर चेयरमैन बनेंगे। जुलाई में तो देखो फ्रांस बन रहा है और अगस्त में यूएनएससी का चेयरमैन बन रहा है कौन? इंडिया। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी रूल बेस्ड जो ग्लोबल सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, जिसको एनविसाज करते हैं और दोनों कंट्रीज कन्वर्जेंस रखते हैं, वो चीज़ इंप्लीमेंट करने का एकदम सही टाइम है। रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। और आज के टाइम की देखिए तो कितने सारे क्राइसिस आज हम देख रहे हैं 21st सेंचुरी में, तो उन सभी को दोनों कंट्रीज ने मिलकर साथ में डील किया है, या दोनों उस चीज़ के पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, जैसे कि टेररिज्म, या फिर नई फॉर्म की न्यू फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी जैसे कि क्लाइमेट चेंज। ये तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक है, टेररिज्म भी पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अपना एक इक्वली हेडेक है। सेम चीज़ आप पेंडेमिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ आप इंटरनेशनल लॉज को अपहेल्ड करने की बात करते हो, जैसे कि यूएन क्लॉज, ठीक है, जो ओशियंस के लिए जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं
उनकी बात करें तो चाइना अगर उनको ब्रीच करता है तो फ्रांस और इंडिया दोनों एक आवाज में ऑब्जेक्ट करते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। तो दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और साथ में ह्यूमन सेंट्रिक रिस्पॉन्स की बात करें जिसमें पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करना इंटरनेशनली, उसमें भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहे हैं। तो इस चीज़ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन देखो इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि हाँ जी अब राइट टाइम है कि मल्टीलेटरलिज्म को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रिसेंटली कही है। अब अगर बात करो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी लगातार एक ही चीज़ की तरफ कोशिश कर रहा है कि वाकई में यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन और आना चाहिए, चाहे आज वो अफ्रीका की बात करो, लैटिन अमेरिका की बात करो जिसको साउथ अमेरिका बोलते हैं, या फिर G4 ग्रुप्स की बात करो। अब G4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। तो ऐसे में एक एफिशिएंट और रिप्रेजेंटेटिव मैनर में यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जो कि इंडिया अपनी तरफ से लगातार डिमांड कर रहा है और फ्रांस भी इस चीज को सपोर्ट करता रहता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये एक ऐसी बॉडी स्टैब्लिश हो रखी है यूएनओ के तहत जिसके जो भी ऑर्डर्स हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं, मानने होते हैं, बाउंडिंग होते हैं। अगर नहीं माने जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कोई भी कंट्री अगर ऑब्जेक्ट करता है, मानता नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें उस कंट्री को कुछ ना कुछ हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में काउंसिल में चेंजेस लाना और ये जो इंडिया की पोजीशन है इसको और ज़्यादा अपलिफ्ट करना, न्यू पावर्स को एंट्री मिलना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सिचुएशन थी उसमें से आज की सिचुएशन को कंपेयर करो बहुत डिफरेंस है। यूके उस टाइम पे अपने आप में पावर हुआ करता था, आज यूके बहुत हद तक डिमिनिश हो गया है, बहुत हद तक डिक्लाइन कर गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में रिफॉर्म्स लाने के लिए फ्रांस हमेशा फेवर करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जिसमें चाहे परमानेंट मेंबर्स की बात करो या नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करो। तो ऐसे में ये G4 कंट्रीज जिसमें इंडिया के अलावा जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, तो इन सब को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए मेंबरशिप देने के लिए फ्रांस बोले एकदम तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि G4 कंट्रीज जो हैं इनमें 4 कंट्रीज हैं इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। अब इनको अपोज करने के लिए एक और ग्रुप है जो मना करता है कि भाई आप इनको नहीं हमें दो मेंबरशिप, और वो है कॉफ़ी क्लब, उनको बोला जाता है कॉफ़ी क्लब। और उसमें मेनली कौन से कंट्रीज़ हैं, वो इनके पड़ोसी, जैसे इंडिया के अगेंस्ट में तो देखो पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, जर्मनी के अगेंस्ट में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इटली या समथिंग एक कंट्री खड़ा हो जाता है कि भाई मत दो, जापान, साउथ कोरिया उस तरफ आ जाता है, खड़ा हो जाता है, ब्राज़ील की बात करो तो अर्जेंटीना वहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे में कॉफ़ी क्लब जो है वो ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है उसमें, वो ये कहते हैं कि G4 की मेंबरशिप क्यों भाई, हम इनसे क्या कमज़ोर हैं। तो ये चीज़ है। तो फ्रांस G4 के चारों कंट्रीज़ को मेंबरशिप दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इंडिया की आज बात करें तो इंडिया एक मेजर और रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर इमर्ज होकर आया है। आज जितने बड़े भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस अपने आप में सिग्निफिकेंस रखती है। इंडिया की तरह ही एनहेंस प्रेजेंस ऑफ अफ्रीका ये भी होनी ज़रूरी है, या फिर लैटिन अमेरिका की तो खैर इन्होंने बात कही नहीं, बाकी अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज है वहाँ पर, एक भी कंट्री वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे नॉन परमानेंट हो। एक्सपेंशन ज़रूरी है काउंसिल का, और बोल रहे हैं कि 25 मेंबर तक एक्सपेंड करने के लिए हमें बात करने की ज़रूरत है, इस पर लगातार हमें कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी और आज के वर्ल्ड को एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी और अथॉरिटी भी मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। कि अथॉरिटी का मतलब क्या है जी, कि पावर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी तब जा करके तो काम करेगी। अब गिनती के आज के 70 साल पहले के कोई इवेंट के बेसिस पे आपने एक ग्रुप बनाया और वो आज तक वैसे की वैसे स्ट्रक्चर में चल रहा है, तो क्या उसकी रेलेवेंस एग्जैक्टली वो की वो बनी हुई है? कुछ पावर्स बनी हैं, कुछ बिगड़ गई हैं। तो ऐसे में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यही चीज़ मेन बताई जा रही है। फिर बाद में एग्जीक्यूटिव बात करो या ऑपरेशनल नेचर्स की बात करो, वहाँ पर इंडिया और इंडिया के अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के दूसरे कंट्रीज लगातार इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स कर रहे हैं। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सही टाइम है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और
फ्रांस क्यों साथ देना चाहता है इंडिया का? देखो, अगर हम बात करें कि डिले अगर किया जाए तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती चली जाती हैं। डिले नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंट हो और उसके लिए नेगोशिएशंस के लिए बातचीत होनी ज़रूरी है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें या पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ जी जो सिस्टम चल रहा है उसी के पैरेलल कुछ और तैयार करें, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगातार ये कंट्रीज़ बियर कर रहे हैं, जिनकी बात ये यहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें इंडिया मेन है। ठीक है, एक्शंस की देखो, पीस की बात करो, पीस फोर्सेस जो हैं उनमें इंडिया की फोर्सेस बहुत हद तक, मतलब नंबर्स में इंडिया सबसे ज़्यादा पीस फोर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वहाँ पर इंडियन पर्सनल्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया की तरफ से लगातार भेजी जाती है। इसके अलावा जो मास एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इंटरनेशनली, उन एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए भी हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। डेडलॉक देखो बहुत बार होता रहा है, और डेडलॉक क्या होता है? फ्यूल करता है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब हो गया एक तरीके से कि एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग की बात करती है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ठीक है, जैसे फिलीपींस की बात करो, यमन की बात करो, कोई भी कंट्री की बात कर लो आप, कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लगातार एट्रोसिटीज़ हो रही है, मास किलिंग होती है, जेनोसाइड हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर है उनके पास में क्या है? वीटो पावर है। अब वीटो पावर में से मान लो कि फिलीपींस में अगर कोई भी अत्याचार होता है और मतलब वहाँ के लोगों के साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ऐसे में वहाँ पर कोई एक्शन लेना हो यूनाइटेड नेशन को, तो एक भी अगर परमानेंट 5 में से एक मेंबर भी ये कह दे कि भाई फिलीपींस में जो कुछ भी हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीटो करता हूँ, तो ऐसे में फिर वो चीज़ हो गई डेडलॉक। तो क्या पीस कीपिंग हो पा रही है इंटरनेशनली? तो ये सवाल अपना आ जाता है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि टेररिज्म को आज तक अभी तक डिफाइन नहीं किया जा पाया है। टेररिज्म की अलग अलग कंट्री अपने अपने तरीके से डेफिनेशन देता है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करें या इंटरनेशनल लॉज की बात करें, वो लगातार इरोड हो रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं। तो ये देखो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं वीटो पावर वाले, उन लोगों को इस प्रपोजल पे काम सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए करंट परमानेंट मेंबर्स के बीच में कि हाँ जी सिक्योरिटी काउंसिल को अब हम एक इफेक्टिव मैनर में काम करेंगे। देखो, वीटो का कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं वो। एक तो ये कि देखो, एक तो परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं उनको रिफ्रेन करना चाहिए वीटो को यूज़ करने से। ऐसा नहीं कि मन में आए उस मुद्दे के ऊपर वीटो में आ गए और मतलब वीटो यूज़ कर लिया और उसको रेजोल्यूशन को वहीं ख़त्म कर दिया। अभी तक आप जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब भी परमानेंट 5 मेंबर्स के स्टेक्स अगर इन्वॉल्व है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, तो वहाँ पर वो मैटर कभी सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ है। और जहाँ पर भी इनका खुद का मैटर इन्वॉल्व नहीं है परमानेंट 5 मेंबर्स का, तो ऐसे में फिर वो इस चीज़ को आसानी से कर पाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं, क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती है, इनको अगर हमें रोकना है तो बोले ये वीटो पावर को हमें कंट्रोल से यूज़ करने की ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। इससे क्या होगा देखो कि आप सपोर्ट भी अच्छे से गेन कर पाओगे। नहीं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे सवाल उठते रहते हैं कि यूएन क्या आज रेलेवेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि यूएन की रेलेवेंस बताओ करंट सिनेरियो में, है ना। तो ऐसी चीज़ में 105 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो लगभग सभी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, जिसमें से ये G4 वाले भी कंसिडर्ड हैं। G4 वाले आपको पता है जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया, बोले ये भी कंसिडर्ड हैं। तो ऑफिशियली इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी मल्टीलैटरल फॉर्म में एफिशिएंसी आनी चाहिए, इसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और इंडिया इसी चीज़ की आशा करता है कि वो अब ज्वाइन करे यूएनएससी को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में जितना कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर के प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी एजेंडा आता है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम ही लेथार्जिक है या फिर बिल्कुल कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगस्त और जुलाई में अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्रीज़ के पास में कि क्यों ना एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाए और जल्दी से जल्दी 105 की जगह जितने भी मेंबर्स हैं 193 उनका कंसेंसस हो, तब आएगा मज़ा। इसके अलावा जितने भी सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे वेस्ट एशिया में हो, तो वहाँ पर एक प्रॉपर वे में आर्म्स एम्बार्गो इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एम्बार्गो का मतलब हो गया
ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर्स जो कि प्रोहिबिट करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसे में आर्म्स को रोकने की बात करनी, ह्यूमैनिटेरियन स्पेस को वहाँ पर एक्सपेंड करना, स्ट्रेंथन करना, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पीस कीपिंग की बात करें तो वहाँ पर इंडिया और फ्रांस देखो वैसे ही बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट करते हैं, और एडवांसमेंट वहाँ पर लाया जाए इसके लिए भी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रोडक्टिव समर हो मल्टीलेटरलिज्म के लिए, डेली कॉन्टेक्ट हो परमानेंट मिशंस के बीच में, जैसे हमारे जो वहाँ पर परमानेंट मेंबर्स अपॉइंटेड जो है यूएन में, तो उनकी बात करें तो वो डेली बेसिस पे कांटेक्ट करें न्यूयॉर्क में, और उसके बाद में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए, ठीक है। और वहाँ पर जो भी इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं, चाहे आज ह्यूमन राइट्स की बात करो, इनको प्रोटेक्ट करना, प्लेनेट अर्थ की बात करो, क्लाइमेट चेंज की बात करो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूएन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सुना नहीं जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ की, जो छोटे कंट्रीज़ हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे में एक ओपन, रिजल्ट ओरिएंटेड और डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि कंसेंसस आए, सबकी सर्वसहमति आए। सिक्योरिटी काउंसिल में देखो कंक्रीट आउटकम तभी निकलेगा जब इन चीज़ों पे काम कर लिया जा पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं मल्टीलैटरल फोर्सेस को अच्छे के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सर्विस एंड द फोर्स। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर मीरा चंदा बोरवांकर। ये देखो ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, राइटर जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं और पुणे में, और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बेसिस पे। देखो एक एफिशिएंट और वेल ऑयल्ड, मतलब बहुत ही सही तरीके से स्मूथली काम करने वाला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक देश को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करता है, चाहे आप पॉलिटिकली बात करो या सोशली बात करो या फिर इकोनॉमिकली बात करो। शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन जब भी काम करते हैं तो वो क्या होगा, इस तरीके की रियलिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ इतना सा देखते हैं कि वो अपना फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, बस इतना सा। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पहले भी आइडेंटिफाई किया है कि हमारे यहाँ पर पुलिस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। 2006 में प्रकाश सिंह का केस है, प्रकाश सिंह केस है 2006 में, उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड कंडीशंस बताई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, इनको सेपरेट कर देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनको अलग, कमिश्नर्स जो होते हैं पुलिस के उनकी अपॉइंटमेंट, या हायर ऑफिशियल्स हैं पुलिस में उनकी मिनिमम दो साल तक एक जगह पे पोस्टिंग हो जानी, ट्रांसफर नहीं होना बैक टू बैक, वो सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे बताए हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है जी, कि अभी तक इस 2006 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के, उनको ना इंप्लीमेंट करने का रिजल्ट ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग में, ना कोई कॉमर्शियल वेंचर जैसे कि एफडीआई या एफपीआई की हम बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी से सेटलमेंट ही नहीं होता हमारे यहाँ पर क्रिमिनल इश्यूज़ को या लेबर इश्यूज़ को या सिविल डिस्प्यूट्स को लेकर के। तो जब कोई मुद्दा ही जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होगा तो उनको पता है कि भाई एक बार अगर फंस गए हैं तो इंडिया में तो फंसे ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, 20-30 साल 25 साल की अगर लग जाएगी तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे जी। ऐसे में आज जीडीपी ऑफ चाइना हमारी जीडीपी की 5 गुना हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट और क्विक है। समझ गए? 1987 में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी सेम हुआ करती थी। अब आप देख लो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कितना असर है, ठीक है। सोशल इंप्लीकेशन की बात करें तो क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट आई थी 2019 में, जो कि पब्लिश की गई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि 25,023 केसेस ऐसे हैं जिसमें मुद्दा यह है कि हाँ किसी औरत पे अटैक हुआ, 11,966 रेप केसेस हैं और 4,197 डॉवरी डेथ केसेस हैं, जो कि 5 या 10 साल से ज़्यादा टाइम से रुके हुए हैं। अब आप देख लो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना एफिशिएंट और कितना क्विक है इंडिया का। ये गवर्नमेंट के डेटा है, ठीक है, ये लिख लेना, डेटा काम का है, कभी भी पुलिस से रिलेटेड कभी कुछ लिखना हो आपको। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया कि आप वहाँ पर जाओ जहाँ पर कोई केस हुआ है, इन्वेस्टिगेट करो, पता करो, इंक्वायरी करो, एविडेंसेस इकट्ठे करो, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया कि जुडिशियरी में फिर बातचीत हो रही है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट और फिर बाद में जजमेंट, ठीक है। तो ऐसे में दोनों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, एक तो हो जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस कर देगी, फिर उसके बाद में प्रोसिक्यूशन जुडिशियरी कर देगी, और फिर बाद में रिफॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया जेल्स,
ठीक है, पुलिस, जुडिशरी एंड जेल्स तीनों मिलकर के काम करती हैं। तो ऐसे में क्रिमिनल ट्रायल्स को हमें जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर अंदर अगर हम कवर कर देंगे ना, तो देखो कितना एफिशिएंटली और कितना क्विक हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बोले इस तरीके के जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। देखो पुलिस के पास में कोई एक काम तो होता नहीं है। थोड़ा सा अगर जाने कि क्रिमिनल जो क्राइम है केवल उसको कवर करना है, बोला पुलिस के पास में लगभग आइडेंटिफाइड टास्क की बात करें तो 2017 में बोला ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जब रिसर्च की गई तो पता पड़ा कि 45 ऐसी टास्क है जो कि पुलिस के द्वारा परफॉर्म की जाती है। जैसे कोई एनओसी लेकर के आ रहा है, कोई कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई लाइसेंस लेने के लिए आ रहा है, कोई और काम है। तो ऐसे बोला 45 टास्क हैं पुलिस के पास में। अब आप उन टास्क्स को अगर एफिशिएंटली कर दो इंप्लीमेंट, तो उससे कितना आसान हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितनी आसानी हो सकती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें या क्रिमिनल्स की बात करें या नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल का हो गया कि ऐसे केसेस जहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कॉग्निजेबल का मतलब तो क्या होता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के ही अरेस्ट करके ला सकती है। अब यहां पर वारंट की जरूरत है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस का मतलब। तो पुलिस स्टेशन में जितने भी इस तरीके के क्रिमिनल या फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं, उनकी कॉपीज एफआईआर की वो प्रोवाइड करने की बात करो, या कोई कंप्लेन है या कोई फाइनल रिपोर्ट है वो आरटीआई के थ्रू कोई मांगना चाहे जो कि वहां पर एक्सेसिबल है, वो हो गया। या मान लो कि कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करना चाह रहा है तो उनको भी बहुत सारे क्लियरेंस लेने होते हैं, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर रिन्यूअल करवाना है किसी को भी ईटिंग हाउस, जैसे आप देख सकते हो कि मान लो कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है या बार है, सिनेमा हॉल है, इनका लाइसेंस रिन्यू करवाना है। ये काम कौन करता है? पुलिस वेरिफिकेशन के बेसिस पे ये सारे काम होते हैं। तो ऐसे में या फिर दूसरा जो सोशल गैदरिंग होती है बड़ी, जैसे कि कोई जुलूस निकालना चाह रहा है, ठीक है, प्रोसेशन है, कोई रैली निकालना चाह रहा है, कोई मेला है, कोई एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, कोई सर्कस लगाना चाह रहा है, देखो जी, या फिर कोई अपना यहाँ पर म्यूजिक लगाना चाह रहा है, एम्पलीफाइड साउंड बड़ा डीजे वीजे लगा करके डांस करने का किसी का प्रोग्राम है, तो वो अप्रूवल कौन देता है जी? पुलिस। तो इन चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो पुलिस स्टेशन में ये सारी वेरिफिकेशन होना और ये एक लंबा प्रोसेस बनता चला जाता है। तो ऐसे में अब इसके अलावा जो वेपन रखते हैं, हथियार जो रखते हैं, उनको भी लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस को रिन्यू भी करवाना होता है। तो वो कौन करता है? पुलिस के हाथ में ही सारा काम है। इसके अलावा वेपन, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव, इनका ट्रांसफ़र या सेल अगर होता है तो ये भी पुलिस ही करवाती है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ये सारे काम कौन करता है? पुलिस। तो पुलिस पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ईज ऑफ बिजनेस अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन में जितने भी काम हो रहे हैं आप उनको ट्रांसपेरेंट मैनर और टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करो। और इसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करती है पोर्टल्स के थ्रू। बट ये जो एनओसीज हैं, वेरिफिकेशंस हैं, क्या ये इतने आसानी से मिल जाते हैं जितनी आसानी से हम बात करते हैं? मान लो कोई भी कंपनी अगर आकर के कोई प्लांट लगाना चाहे और वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना चाहे पुलिस से, तो क्या इतनी आसानी से होता है? पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया, पुलिस वेरिफिकेशन की डिमांड आई, कम से कम 4-5 बार आप पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन करते हो, तब जाके पुलिस एंटरटेन करती है या पुलिस के पास में कहीं पे ऑप्शन जाता है। ऐसे में एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं होता। और दूसरा टाइमलाइन, ये तो बिल्कुल ब्लरी हो जाती है। आपको बोला जाता है 5 दिन, पता पड़ता है 15 दिन के अंदर आपका जाके काम होता है। इससे क्या हो गया? नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में और टाइम लाइन फिक्स नहीं होने के चलते फिर करप्ट प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो जाती है कि 500 की पत्ती सरकाओ तब जाके साइन होंगे वहां पर, ठीक है। तो इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल क्या है? महाराष्ट्र में फॉर्मर होम मिनिस्टर, जिन्होंने फिर अभी रिजाइन कर दिया, फॉर्मर हो गए वो, और टॉप पुलिस ऑफिसर्स और उनके साथ में मुंबई के फॉर्मर कमिश्नर, वो अभी एक्सटॉर्शन के केस में अभी फंसे पड़े हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब जबरन वसूली करने के केस के अंदर, जो सचिन वाजे वाला जो केस है, जो फिर बाद में आप देखोगे 1 करोड़ रुपए का टारगेट दिया हुआ कि 1 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करके लेकर के आओगे। 1 करोड़ थे समथिंग, ऐसा ही कुछ था। इनसे बार से, रेस्टोरेंट से, इनसे मतलब करोड़ों रुपए तक का एक तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर इकट्ठा करके लाना। ये तो वही आ गया, पुलिस राज ही आ गया फिर ऐसे कैसे।
तो बोला ऐसे मुद्दों में फिर बाद में वही बात, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में और टाइमलाइन अगर आप बाउंडेड नहीं फील करते हो तो वही करप्ट प्रैक्टिसेस आपने आप ही प्रैक्टिस में आनी शुरू हो जाती है। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बोल ही दिया था, तो इसको एक टाइम बाउंड मैनर में उसको भी इंप्लीमेंट करो ना। इसके अलावा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 की, जो कि टाटा ट्रस्ट ने भी देखो इसमें हेल्प की थी इस रिपोर्ट में, तो इसमें क्या स्टडी निकल के आती है, ई पोर्टल्स के थ्रू स्टडी किया गया था कि जो स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने भी ऑनलाइन काम करना शुरू किया है, उसमें एक मिक्स एक्सपीरियंस आया है। फोकस क्या था, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो भी हैं, जो भी हमने अब देखा ना कि लाइसेंस के रिन्यूअल हो, एनओसी हो, वेरिफिकेशन हो कोई भी, या फिर एम्प्लॉयमेंट से, पासपोर्ट से रिलेटेड, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन हो, या कोई सिटीजन्स को इनेबल करना कि हाँ कोई कंटेंट वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको अप्रूवल देना। तो सिटीजन सेंट्रिक जो भी काम है, सिविल जो भी काम है, उनको आप आसानी से काम में इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर ई पोर्टल्स का यूज किया जाए। ये बात कही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। इसमें राइटर बता रही है कि पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देखो इन्होंने तो अच्छा काम किया है कि डिजिटाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है। और आप देख सकते हो कि बहुत स्टेट जो भी ऑफर करता है ना, एक मतलब जो भी सर्विसेज ऑफर करता है, बोलो उस बुके के पूरा बुके का बुके ही ऑफर किया जा रहा है। यूजर्स को फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो ये कि एक तो ये एक्सेसिबिलिटी कि बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जहां पर, ये तो हो गया ऊपर वाले तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव कि वहाँ बुरा कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, कि पोर्टल है पर पोर्टल के ऊपर कम से कम 3 महीने तक ट्राई नहीं किया, तो फिर किया ही क्या आपने सरकारी पोर्टल के ऊपर। अब 3 महीने तक पोर्टल पे आप काम करोगे तब जाके आपकी सर्विस मिल रही है, तो बात तो वही होगी ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही से काम कर पाएगा? क्या आप 3 महीने के अंदर आप किसी भी चीज़ को एड्रेस करोगे तो उस इंडिविजुअल को जब उस पर्टिकुलर टाइम पे ज़रूरत थी वो अगर पूरी नहीं हो रही तो क्या सर्विस आप दे पा रहे हो? वो तो सर्विस डिनायल हो गया। तो इस चीज़ के लिए आप देखो मिजोरम, राजस्थान, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो देखो टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी में बहुत ही अच्छा काम कर सकती है, इसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की बात करें तो ऑडिट की बात की जाए, ऑडिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने दे दी, इंप्लीमेंट कर दी और उसके बाद में फिर चेक वेरीफाई करने जाओ कि हाँ जी जो दिया गया था वो काम हुआ या नहीं। तो ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। अपग्रेड करो ई पोर्टल्स को, और ये जो 45 आइडेंटिफाइड बेसिक सर्विसेज है ना सिटीजन्स के लिए, जो हमने यहाँ प्रीवियसली देखी थी, जिसमें ये वेरिफिकेशन, एनओसी, ये सारी की सारी हो गया, तो इनको सारों को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, ना तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की अटैक, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होगा। एक तरफ से कोई ई मित्र पे जाता है या फिर आप अपने खुद के लैपटॉप या मोबाइल से एप्लीकेशन डाल देते हो कि हाँ जी मेरा पासपोर्ट बनना है और आप इसी को वेरीफाई कर दो, या फिर मुझे पुलिस वेरिफिकेशन कराना है क्योंकि मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, मेरी ज्वाइनिंग इतनी तारीख की है। तो आपने एप्लीकेशन डाली, उधर पोर्टल पे देखा, पोर्टल पे फिर जैसे ही वहाँ पर पुलिस पर्सनल जो बैठा रहेगा टेक्नोलॉजी वाला, वो बंदा क्या देखेगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर नाम से कोई केसेस हमारे यहाँ पर है नहीं, और अप्रूवल उसने दे दिया, हो गया काम एफिशिएंटली बिना कोई टाइम कंज्यूम हुए। तो बोले इन 45 आइडेंटिफाइड बेसिक सर्विसेज को आप ऑनलाइन कर दो, ठीक है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ इसके अंदर। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ने अपनी तरफ से कहा कि टाइमलाइन मैनर में काम करने में एक बड़ी मुश्किल आती है, वो है हायरार्की या फिर लेवल, कि कोई भी काम को इंप्लीमेंट करने में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होती है ना, लेवल अपर, मिडिल, लोअर लेवल, तो ऐसे में वहां पर वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम करे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक एक पुलिस ऑफिसर को अपने लेवल के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। इससे क्या हो जाएगा कि आप नॉन करप्ट सर्विस डिलीवरी इंश्योर कर पाओगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो पाएगा। मतलब ये कि अप्रूवल के लिए चक्कर ना काटना पड़े, चाहे एनओसी हो चाहे कोई भी वेरिफिकेशन हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप चक्कर पे चक्कर काटते रहते हो, कुछ फ़ायदा भी मिलता नहीं है सिटीजन्स को। और दूसरा, ये जो पोर्टल्स हैं इनकी लैंग्वेज जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनाओ। अभी तक इंग्लिश और हिंदी में ही अवेलेबल है, तो ये चीज़ आप बताओ कि कोविन को क्यों आपने बंद किया, या कोविन का जो प्लेटफॉर्म बंद, तो क्या मतलब कोविन के ऊपर जो स्लॉट बुकिंग का जो इशू था
1 मई 2021 के बाद में जो वैक्सीनेशन 18 साल से ज़्यादा लोगों को लगना शुरू हो गया था, तो आपने क्यों वहाँ पर ऑन साइट एप्लीकेशन की बात शुरू कर दी? इसके पीछे वजह ये रही क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी अच्छे से नहीं थी, एक मुद्दा ये भी था। तो ऐसे में बोला इंग्लिश और हिंदी के अलावा स्टेट लैंग्वेजेस में भी आप डालो, जिससे क्या हो कि यूजर्स जो कि अनएजुकेटेड हैं या फिर जो इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते हैं, वो लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन आसानी से करा पाएँ। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 20,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन दिया हुआ है पुलिस में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, जिसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, जिसमें क्राइम और क्रिमिनल ट्रेसिंग नेटवर्क सिस्टम की बात करें उसको इम्प्रूव करना। इसके अलावा पुलिस वायरलेस है या ई प्रिजन है, मतलब जो जेलें हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जा सके, और इसके अलावा जो क्रूशियल सर्विसेज जो अभी हमने देखी उनकी डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट आ गया कि मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से एलोकेट करके बैठी है, पर वही करप्शन। दूसरी चीज यहां पे आ जाती है कि जो एंथुजियास्टिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनको की टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, जैसे कि राइटर बोल रही है कि हमारे साथ में पुणे पुलिस में एक कमिश्नरेट में एक एडिशनल कमिश्नर रहे हैं जो कि IIT बिट्स पिलानी से पास आउट है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं वो, और सिटीजन्स को एफिशिएंटली उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो ई गवर्नेंस को इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि ओवर बर्डन भी कम, आप बर्डन भी कम कर दोगे, और पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स हैं वो अब जल्दी से काम कर पाएंगे। सिटीजन्स की जल्दबाजी या सिटीजन्स की जो जल्दी नीड है उसको आप डिनाई नहीं करोगे। फिर तो यूज़र फ्रेंडली सिटीजन पोर्टल होने चाहिए जहां पर वो पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो एक गेम चेंजर होगा, कितना बर्डन कम हो जाएगा। इसके लिए पुलिस की तरफ से एक अच्छा स्टार्ट लिया जा सकता है। देखो, शुरुआत तो हो गई थी जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई थी, पर वही प्रॉब्लम, बीच में आते आते ब्रेक लग गए। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ पे 2 वजह बता रही है कि क्यों यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं ना कि एंथुजियाज्म कम दिखाई देता है पुलिस में रिफॉर्म लाने से रिलेटेड। एक तो क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो समझते ही नहीं है कि सिटीजन्स को कितने डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, या पुलिस लीडर्स जो हैं वो समझते ही नहीं है कि सिटीजन्स को कितनी डिफिकल्टी होती है। एक तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए पुलिस लीडर्स में। दूसरी, सिटीजन्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं कि अब ये जो पुलिस सिस्टम है उसको अकाउंटेबल बनाए कि भाई आप टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं करते हो। तो दोनों तरफ से काम होने की जरूरत है कि पुलिस लीडर्स भी रिकॉग्नाइज करें और सिटीजन्स भी अपनी ये जो पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में अपना रोल प्ले करें। तो देखो, इंडियंस की लाइफ को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो पुलिस एक एग्जाम्पल का काम कर सकता है, एक हार्बिंजर का काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम सर्विसेज पोर्टल्स के थ्रू अगर प्रोवाइड कर दी जाएंगी और टाइमलीनेस प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इससे क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी जो है चाइना से फिर 5 गुना छोटी ना रह करके 5 गुना बड़ी भी हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। देखो, लास्ट आर्टिकल है द चॉइस नॉट टू रिजेक्ट। इस आर्टिकल में देखो ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मराठी लिटरेचर जिनका नाम है शरण कुमार लिम्बले, इन्होंने देखो महाराष्ट्र में भी हेडलाइन गेन की है। वो कैसे, ये पहले दलित राइटर हैं जिनको प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान मिला है 2018 में। इनका नोवेल था सनातन, उसके लिए। तो लिम्बले जो कि दलित हैं, उनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा था कि भाई आप जो है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो ये सरस्वती सम्मान क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि सरस्वती तो एक सिंबल है, और सिंबल भी किसका, हिंदुइज्म में भी जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो। तो ऐसे में बोलो इसको रिजेक्ट करो। तो जो भी एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर रहे हैं दलित्स में, वो इस चीज़ को लेकर के लगातार प्रेशर बना रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में इनका ये एक्सेप्ट करना अवार्ड को, और अपने स्टेटमेंट्स में क्या बोलना कि अगर आपको वाकई में समाज में एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है तो उसके लिए दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर एक दलित को सरस्वती सम्मान दिया जाता है तो उसको रिजेक्ट ना करके एक्सेप्ट करना चाहिए। अंबेडकर जी ने भी तो यही कहा था। और ये अंबेडकर जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर रेलेवेंस बताऊँगा महात्मा गांधी जी की, क्योंकि आप देखो कि पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि जब पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट के टाइम पर अंबेडकर जी ने डिमांड लगातार अपनी पकड़ रखी थी कि हमें इलेक्टोरेट दे दो, हमें सेपरेशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम्स को दिया आपने, सिख्स को दिया, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर ऑपरेट हो रहा था सारा काम।
तो ऐसे में क्या हो गया, इंडिया का डिवीजन ही हुआ फिर अल्टीमेटली। और गांधी जी ने फिर इस पूना पैक्ट से पहले जो ये चल रहा था पूरा मुद्दा, जिसमें लगातार डिमांड हो रही थी दलित्स के द्वारा, डिप्रेस्ड क्लास के द्वारा, कि हमें अलग से इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड करो, तो ऐसे में गांधी जी ने क्या कहा कि अगर आप लोग भी अलग से इलेक्टोरल सिस्टम में चले गए कि जहां पर दलित ही कैंडिडेट होंगे, दलित ही वहां पर वोट देंगे, तो ऐसे में आप समाज से दूर हो जाओगे। जो एक्चुअल में समाज में प्रॉब्लम है कि दलितों की एक्सेप्टेंस नहीं है, वो आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे। आज ये चीज ही ध्यान में रखते हुए लिम्बले राइटर जो हैं, ये जिनको अभी सरस्वती अवार्ड मिला है, इन्होंने ये कदम उठाया है कि हमें अगर समाज में डाइवर्सिटी लेकर के आनी है, तो देखो एक्सेप्टेंस अगर लेकर के आनी है, तो उस चीज को हमें दूसरी तरफ से भी अगर पैसिफिज्म आ रहा है या फिर वो हमें हमारे साथ में अप्रोच करना चाह रहे हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है वो अगर लोअर कास्ट की तरफ या डिप्रेस्ड क्लास की तरफ अप्रोच करे कि हाँ जी हम आपको साथ लेने के तैयार हैं और पहले लीडर हैं, ये पहले राइटर हैं, दलित राइटर, तो ऐसे में एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, क्या चाहते हो आप, एथिक्स में क्या देखते हो, जितने भी थ्योरीज पढ़ते हो, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सबका टारगेट है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब आती है, जब आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंश्योर कर पाते हो। तो ऐसे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है इनके द्वारा। रही सही में अगर अंबेडकर जी की बात करें, तो इनका तो जो ब्राह्मणनेस, मतलब आप अपनी पवित्रता, पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड, प्योर एंड पॉल्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट था, इस चीज के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। इस चीज के लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं किया था कि आप एक साथ आने के साथ में या फिर जो भी डिप्रेस्ड क्लास है उसको अगर एक्सेप्ट करती है अपर क्लास, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अंबेडकर जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तभी तो रिजर्वेशन का प्रोविजन उन्होंने क्या रखा था, 10 साल तक, बोले 10 साल तक रिजर्वेशन दो, और उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि 10 साल के अंदर अंदर जिनको भी हमें अपलिफ्ट करना है उनको अपलिफ्ट करके और सबको इक्वल स्टेटस पे ला करके हम एक सही कॉम्पिटिटिव मैनर में काम करेंगे। पर वही चीज़ है, पॉलिटिक्स का हत्थे चढ़ गया है रिजर्वेशन, अब तो वोट बैंक का खेल हो गया। तो ऐसे में देखो, ये राइटर के द्वारा जो कुछ भी किया गया है इसको यहाँ पे प्रेज किया जा रहा है, और ये चीज़ वाकई में बहुत ही अच्छी है कि इसी तरीके से हम हमारी डिवाइडेड सोसाइटी को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, कि दोनों तरफ से हाथ बढ़ना चाहिए। अपर कास्ट भी अगर पहले बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर चुकी है तो उनको भी हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, तो लोअर कास्ट को भी अगर उनकी तरफ से हाथ आता है तो उस हाथ को मिलाने की ज़रूरत है, तब जाकर के हमारी सोसाइटी इंटीग्रेटेड मैनर में प्रोग्रेस कर पाएगी। तो ये है पूरा मुद्दा। तो डिस्कशन में देखो यही था। थैंक यू वेरी मच।